तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पीए बराबर 1/4 दिया गया है, पीबी बराबर 1/2 दिया गया है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 दी गई है और पी ए नहीं और बी नहीं हमें ज्ञात करवाया गया है। यहां पर देखिए ये आपका बिल्कुल एकदम नया एक शब्द आया है, इसके बारे में थोड़ा समझें। यहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गणित की भाषा में, उसके लिए आपको देखो थोड़ा समझना है। यहां पर पी ए नहीं और बी नहीं, इसका क्या अर्थ है पहले तो आपको यह समझना है। देखिए पी फॉर प्रोबेबिलिटी आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब आपको यह समझना है ए नहीं इसका क्या मतलब है। मतलब घटना ए के ना घटने की प्रयत्ता के लिए हमें ए नहीं लिखा जाएगा और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए डैश से लिखेंगे, ठीक। और यहां पर बीच में अगर और लगा है तो इसका मतलब आपको लिखना होता है इंटरसेक्शन। मतलब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, मतलब इसमें हो और इसमें हो, मतलब दोनों में हो मानी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो और बीच में लिखा है इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन लिखना है और इसी प्रकार बिल्कुल बी नहीं का मतलब भी आपको लिखना है बी डैश, ठीक। तो इसको क्या मतलब पढ़ेंगे, घटना ए नहीं और बी नहीं, ठीक। ए नहीं और बी नहीं इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, जबकि हमें दिया क्या क्या गया है, घटना ए के घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4 और घटना बी के घटने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/2 और यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी गई है 1/8 और ए नहीं और बी नहीं की प्रयत्ता हमसे पूछी गई है, मानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो चलिए देखो यहां पर इसको हम कैसे हल करेंगे। यहां पर समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब सीधा पहले लिख लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। यहां लिख लें ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं, इसका क्या मतलब हमने बताया आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। तो देखिए यहां पर आपको एक बात और समझनी है, एक डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ा होगा। यहां पर देखते हैं क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ये इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज यहां पर आपको लिखना है। कैसे लिखोगे इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। बस इसके और थोड़ा आगे जब हम ले जाएंगे इसको तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। देखिए डैश का क्या मतलब है, मतलब अगर हमें ये लिखा है प्रयत्ता ए डैश की प्रयत्ता बराबर हमें अगर दी जाए, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो इसको लिखते हैं 1 - पी ए, ठीक। तो बिल्कुल यही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे, इसको हम लिख देते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। और बराबर में 1 - अब इसके लिए भी आपको देखो प्रयत्ता का गुणन जो योग सिद्धांत होता है उसके अनुसार इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं घटना ए के घटने की प्रयत्ता प्लस घटना बी के घटने की प्रयत्ता माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, इस तरीके से, ठीक है ना। आपके पास पता होता है कि यूनियन की प्रयत्ता प्लस इंटरसेक्शन की प्रयत्ता बराबर घटना ए की प्रयत्ता प्लस घटना बी की प्रयत्ता। तो बस उसी को हमने यहां से पक्षांतर करके ए यूनियन बी की जो प्रयत्ता है उसकी वैल्यू निकाल ली, प्रयत्ता ए की प्रयत्ता प्लस बी की प्रयत्ता माइनस प्रयत्ता ए इंटरसेक्शन बी की प्रयत्ता, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख देते हैं 1 - यहां पर देखिए पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी सारी वैल्यू हमें दी गई हैं, तो यहां पर लिख देते हैं पी ए की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू है 1/2 और माइनस यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रयत्ता है उसकी वैल्यू दी गई है 1/8, ठीक है। तो बस यहां मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा 1 - यहां पर देखिए 8 एलसीएम आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 प्लस यहां लिखेंगे 4 और माइनस में 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - 6 में से 1 घटेगा तो 5 और 5/8, ठीक है।
और बराबर में इसको हल करेंगे तो 3/8। तो घटना ए नहीं और बी नहीं, इसकी प्रयेकता आपको मिल गई 3/8। ठीक है ना, कोई डाउट? तो देखिए ये बातें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पिछले कक्षा में मानी 11वें में आपने पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर में आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, और ये तो आप पूरा घटना वाली थ्योरम आपको अभी हमने पढ़ाई। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि घटना ए की जो पूरा घटना होती है उसकी प्रयेकता बराबर होती है 1 माइनस घटना ए की प्रयेकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर नमा कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और ए घटना की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी गई है, बी घटना की प्रोबेबिलिटी 7/12 दी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं की वैल्यू 1/4 दी गई है। तो हमें पूछा गया है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए यहां पर समझ लेते हैं। जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसी को लिख लें। हमें दिया गया है घटना ए के घटने की प्रयेकता 1/2 दी गई है और घटना बी के घटने की प्रयेकता मानी पीबी बराबर हमें 7/12 दिया गया है और एक साथ साथ और बात हमें दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं बराबर में दिया है 1/4। देखिए आपको बहुत अच्छे से अभी पता है, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं का क्या मतलब है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मतलब ए नहीं का मतलब कैसे लिखोगे, ए डैश, और लिखा है इसका मतलब इंटरसेक्शन, और बी नहीं को भी हम बी डैश से लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1/4। ठीक है, तो यहां भी देखो डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें। अभी हमने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, इसका हम यहां पर प्रयोग कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश और बराबर में लिख दें 1/4। यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश बराबर इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और बराबर में लिख दें 1/4। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो बस इसमें यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमें प्रश्न में 1/2 दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें 7/12 दी गई है और माइनस यूनियन की जो ये अभी हमने देखो ए यूनियन बी की जो प्रयेकता है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 3/4। तो बस यहां इसको हल कर दें, देखो एलसीएम आ जाएगा 12, इसको यहां 6 लिखें, प्लस में 7 लिखें, माइनस में 3 3 9 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 6 13 और यहां 9 कम कर दें तो 4 और बटे में क्या लिखेंगे 12, 4 एकम और 4 3 12। ठीक, 1/3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बराबर में ये मिल गया 1/3। ठीक, अब आपको देखो क्या समझना है, हमें यह दिखाना है कि घटनाएं ए और बी दोनों घटनाएं क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं, आपसे यह पूछा गया है। तो यहां पर इंटरसेक्शन की प्रयेकता तो हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ज्ञात करें। अगर इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की प्रयेकता के बराबर आती है तो लिख देंगे कि ए घटना और बी घटना दोनों स्वतंत्र घटनाएं, और यदि ये बराबर ना आए तो लिखेंगे ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 7/12। तो यहां पर देखो 7 और बटे में कितना हो जाएगा 24। देखिए ध्यान दें, यहां पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 1/3 है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है कितनी 1/3, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर
नहीं है तो आपको लिखना है चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। क्लियर भैया? ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए चेक कैसे करते हैं हम, सबसे पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रयेकता है वो 1/3 हमें मिली, और ए की प्रयेकता गुणे बी की प्रयेकता की वैल्यू हमें 7/24 मिली है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, स्वतंत्र घटनाएं दिए हैं, मतलब आप समझते हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी काय के बराबर होनी चाहिए, पीए इंटू पीबी के बराबर। ऐसा प्रश्न में ये दिया गया है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पीए इंटू पीबी। तो यहां पर पी ए की वैल्यू हमें दी गई है, यहां लिख लेते हैं, दिया है पी ए, मतलब घटना ए के घटने की प्रयेकता 0.3 दी गई है, और पी बी बराबर हमें 0.6 दिया गया है। और पहला पार्ट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का क्या अर्थ है, अभी हमने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, क्योंकि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए आपको लिखना है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू में पी बी। ठीक है, पी ए बराबर कितना दिया गया है, 0.3 दिया गया है, पी बी इसकी वैल्यू दी गई है 0.6 दी गई है। यहां पर 6 या 18 गुणा कर दें और ये आपका आ गया 0.18 इसकी प्रयेकता ज्ञात होगी। ठीक है, प्रयेकता काय की ज्ञात करनी है, ए और बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें मिल गई 0.18। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए ये आपका दूसरा पार्ट है, इसको देखें। यहां पर हमें पूछा गया है पी ए और बी नहीं, देखिए ध्यान से समझें। अभी हमने आपको इससे पहले वाले प्रश्नों में बताया कि पी ए और मानी इंटरसेक्शन बी नहीं मानी बी डैश, इस प्रकार। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो चूंकि आपको पता है कि ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग जैसे कि अभी यहां पर लिखा है उसी के अनुसार आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी बी डैश, इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर आपको लिख देना है चूंकि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब ए व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक है, तो यहां पर उसी के अनुरूप हमने किया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या लिखना होता है, पी ए इंटू पी बी डैश। तो यहां पर एक बार और आगे इसको इस प्रकार बढ़ाएं, पी ए इंटू पी बी डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी बी। तो यहां पर सब वैल्यू हमें दी गई है, पी ए की वैल्यू हमें दी गई है, प्रश्न में देखो कितना दी गई है, पी ए की वैल्यू ये है 0.3 दी गई है, और इंटू में 1 माइनस पी बी की वैल्यू हमें दी गई है 0.6 दी गई है। तो यहां पर 0.3 इंटू में 1 में से हमें घटाना है 0.6, यहां लिखना है 0.4, और इसका इससे मल्टीपल करेंगे 4 या 12, यहां पर आपको लिखना है 0.12। ठीक, तो ये हो गया सेकंड वाला पार्ट। पी ए और बी नहीं की वैल्यू आपको मिली है कितनी, 0.12।
ठीक है। और इसके बाद अब ये आपका आता है पार्ट नंबर 3, मानी क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा गया है, यहां पर तीसरा पार्ट जो है उसमें आपसे पूछा गया है पी ए या बी। देखिए या बीच में लिखा है, इसका क्या मतलब है, अगर या बीच में लिखा है इसका मतलब यूनियन से है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना है, देखो कैसे लिखोगे इसको, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बराबर में पी ए की वैल्यू अभी आपको देखो यहां पर ये सवाल में दी है 0.3 लिख दें, प्लस पीबी की वैल्यू लिखेंगे 0.6 लिख दें, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अभी हमने जो पार्ट नंबर आपका पहला करवाया है उसमें आपको बताई, ये आपकी 6×18 मानी इसको हमने बताया 0.18। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0.9 माइनस आपको यहां लिखना है 0.18, तो यहां पर घटा के लिख दें 0.72। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब आपको चौथा पार्ट लगाना है। चौथा पार्ट का आंसर देखते हैं, देखो क्या लिखा है, पी ए और बी में कोई नहीं। ए देखो लिख दें यहां, ए और बी में कोई नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पी ए नहीं, देखो ए नहीं मानी ए डॉट ए डैश लगा दें, और मानी इंटरसेक्शन लिख दें, और बी डैश मानी मतलब ए में नहीं और बी में नहीं, किसी में नहीं। ठीक, तो यहां पर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और बराबर में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने आपको डी मॉर्गन थ्योरम बताया, उसी के अनुसार आपको यहां पर लिख देना है ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, इस प्रकार से, और इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख दें, और बराबर में 1 माइनस पी ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, पी ए यूनियन बी की वैल्यू ये लिखी है 0.72, तो यहां पर लिख देते हैं 0.28। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा पार्ट। तो इस प्रकार से यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 11 में जो 4 पार्ट थे, चारों के आंसर आपको एक एक करके बताए, और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो लिखा है, एक पांसे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता आपसे पूछी गई है। तो यहां पर देखिए पांसे को 3 बार उछाला जाता है, और 3 बार उछालने में कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता आपसे पूछी गई है। तो एक थोड़ा उल्टा वाली प्रोसेस करेंगे। पहले हमें क्या करना है, पहली उछाल में जो सम संख्या है उसकी प्रयत्नता ज्ञात करनी है, फिर इसके बाद दूसरी उछाल में सम संख्या है उसकी प्रयत्नता ज्ञात करनी है, और तीसरी उछाल में सम संख्या है उसकी भी हमें प्रयत्नता ज्ञात करनी है, फिर तीनों उछालों में सम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रयत्नता ज्ञात करनी है। तो पहले हम इन 3 स्टेप करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना आपको पता है कि पांसे पर 3 संख्या सम होती हैं और 3 संख्या विषम होती हैं। तो यहां पर पहले लिख लेते हैं पांसे पर सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 4 और 6, 2, 4, 6, ये आपकी सम संख्याएं होती हैं। तो यहां पर लिखें पहली उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता। ठीक है, उसको अगर हम पहले उछाल में सम संख्या प्राप्त हो उसकी कोई घटना हम ए लिख दें, तो यहां पर उसको हम पीए से डिनोट करेंगे। तो पीए बराबर कितना लिखोगे, देखो यहां पर 1, 2, 3 संख्याएं सम होती हैं, और टोटल संख्याएं कितनी होती हैं, पांसे पर टोटल संख्याएं 6 होती हैं। तब आपको पीए बराबर मिलेगा कितना, 1/2। मतलब पहली उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रयत्नता 1/2। इसी प्रकार बिल्कुल दूसरी उछाल में
सम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता, और ये कोई घटना अगर हम बी मान लें तो यहां पर हम लिख देते हैं पीबी, और पीबी बराबर भी बिल्कुल उसी प्रकार आपको लिखना है 1/2, तथा तीसरी उछाल में सम संख्या आने की प्रयिकता, अगर ये कोई घटना सी है तो इसकी सी घटना की प्रयिकता पीसी बराबर हो जाएगी कितनी, 1/2। अब यहां लिखें तीनों उछालों में, क्या लिखेंगे, तीनों उछालों में सम संख्या प्राप्त हो की प्रयिकता बराबर। देखिए वास्तव में यहां पर 3 घटनाएं घटी। पहले उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता 1/2, दूसरी उछाल में सम संख्या प्राप्त होने की भी प्रयिकता 1/2, और तीसरी उछाल में सम संख्या प्राप्त आने की भी प्रयिकता 1/2 है। तो तीनों उछालों में सम संख्या प्राप्त हो, इसकी क्या प्रयिकता हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों घटनाएं आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए यहां पर आपको लिखना है PA इंटू PB इंटू PC, ठीक है, और बराबर में लिख देते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और बराबर में कितना लिख दें, 1/8। अगर हम देखो तीनों उछालों में सम संख्या प्राप्त हो की प्रयिकता गणितीय रूप में लिखना चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तीनों उछालों पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता बराबर कितनी, 1/8 निकली। अब आपको क्या करना है, यहां पर कम से कम, देखिए कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता आपसे पूछी गई है, तो यहां लिख दें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता बराबर आपको क्या लिखनी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर 1 माइनस कितना लिखेंगे, 1/8, और बराबर में लिखेंगे 7/8, ठीक है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता बराबर 7/8, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहां पर हमने उल्टी वाली प्रोसेस बनाई, क्या कि सबसे पहले हमने पहली उछाल पर सम संख्या प्राप्त हुई उसकी प्रयिकता निकाली, दूसरे उछाल पर सम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रयिकता निकाली, और तीसरी उछाल में सम संख्या प्राप्त हो उसकी प्रयिकता भी निकाली, और तीनों उछालों में अगर सम संख्या प्राप्त होती है उसकी प्रयिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/8 हो जाएगी। अब तीनों उछालों में सम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता ये मिली। अब हमें क्या चाहिए, हमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयिकता ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब तीनों उछालों पर सम संख्या आने की प्रयिकता से एक में से आपको घटा देना है, तो आपको मिल जाएगा 8 एकम 8 में से 1 घटाएंगे 7/8, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, लिखा है 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं, बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रयिकता ज्ञात करिए कि दोनों गेंदें लाल हों, उसकी क्या प्रयिकता है, और प्रयिकता ज्ञात करिए कि प्रथम गेंद काली हो दूसरी गेंद लाल हो, तथा प्रयिकता ज्ञात करिए कि एक गेंद काली हो और दूसरी वाली लाल हो, ठीक। तो चलिए देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि 2 गेंदें हमें बिना प्रतिस्थापित, एक तो आपको देखो एक इसमें कुछ गलती लिखी है उसको आप थोड़ा सुधारें, कि 2 गेंद एक बॉक्स से यहां पर लिखा है बिना प्रतिस्थापित किए, ठीक। हालांकि प्रतिस्थापित किए अगर यहां पर बिना प्रतिस्थापित किए लिखा है तो उससे भी आपका सवाल तो लगेगा, लेकिन आपका जो आंसर टैली नहीं करेगा, मतलब उसकी जो आपकी बुक है, बुक से आपको आंसर का टैली करना है तो ये बिना शब्द हटा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक बॉक्स से पहले एक गेंद निकाली, और एक गेंद निकालने के बाद जब दूसरी गेंद निकाली तो वहां पर पहली वाली गेंद जो निकाली थी उसको हमने बॉक्स में डाल दिया और इसके बाद दूसरी गेंद निकाली। तो ऐसा प्रश्न में दिया जाए अगर, तो आपको बुक से आपका आंसर
बिल्कुल टैली करेगा। कुछ बुकों में यहां पर ये बिना शब्द नहीं लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक में यहां पर बिना लिखा है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन आप इसको बिना वाले शब्द को आपके अपने दिमाग से यहां से निकाल दें। ठीक, इस तरीके से पढ़ें। तो यहां पर कुल बॉलें कितनी हैं बॉक्स में, यहां लिख दें बॉक्स में गेंद। देखो ध्यान दें, बॉक्स में गेंद 10 काली हैं, मतलब 10 बॉल हैं आपकी काली मानी ब्लैक लिख दें यहां पर, और ये आपकी दूसरी वाली बॉल हैं 8, वो आपकी 8 हैं, वो रेड है। ठीक, तो कुल मिला के कुल बॉल कितनी हो गई, कुल गेंद बराबर आपको लिखनी है 10 + 8 बराबर कितनी, 18 गेंदें टोटल हैं। और इस 18 बॉलों में से अगर पहले प्रश्न में देखो दिया गया है दोनों गेंदें लाल हों, एक लाल बॉल अगर निकाली जाए तो देखो यहां लिख दें एक लाल बॉल या गेंद लिखें, एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता, एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता कितनी हो जाएगी, लाल हैं टोटल 8 गेंदें और टोटल गेंदें 18 हैं, तो 8/18 लिखना है, मतलब 4/9 लिखना है। ठीक है, और दूसरी गेंद भी देखो लाल है, क्योंकि लिखा है दोनों गेंदें लाल हों। तो कंडीशन इस प्रकार है कि एक जो लाल बॉल हमने निकाली उसको अब हमने उसी बॉक्स में डाल दिया, फिर हमने दूसरी बॉल निकाली, तो यहां लिख दें चूंकि पहली बॉल, ऐसे लिख दें चूंकि निकाली गई पहली बॉल, चूंकि निकाली गई पहली बॉल, पहली गेंद पुनः बॉक्स में डाल दी जाती है, तब फिर से वही कंडीशन हो गई जो थी, मतलब 10 आपकी ब्लैक बॉल हो जाएंगी और 8 लाल गेंद हो जाएंगी, मतलब जो निकाली गई थी वो उसी में फिर डाल दी गई। तो तब दूसरी बार एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता, तो दूसरी बार एक लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता बराबर वही कंडीशन आपको लिखनी है 8/18, और 8/18 बराबर 4/9। यहां लिखना है दोनों गेंदों के लाल होने की प्रयत्ता, दोनों गेंदों के लाल होने की प्रयत्ता आपसे पूछी गई है। तो चूंकि ये स्वतंत्र घटना है इसलिए आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर दें, दोनों गेंदों के लाल होने की प्रयत्ता बराबर आपको लिखनी है 4/9 इंटू में 4/9 बराबर में कितना, 4 चौको 16, 9 81। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का, कि जब दोनों गेंदें लाल हों तो उसकी क्या प्रयत्ता हो जाएगी, 16/81। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, प्रथम काली और दूसरी लाल गेंद। तो प्रथम काली गेंद निकालने की प्रयत्ता आपको लिखनी है, देखो यहां लिख देते हैं दूसरे पार्ट का हल, प्रथम यहां लिख दें प्रथम काली गेंद निकालने की प्रयत्ता, प्रथम काली गेंद निकालने की प्रयत्ता। तो प्रथम काली गेंद निकालने की प्रयत्ता, काली कितनी गेंदें हैं 10, तो यहां पर आपको लिखना है 10 बटे कुल बॉलें कितनी हैं 18, तो 10/18 मानी आपको लिखना है 5/9। ठीक है, तो यहां पर दूसरे वाले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रथम काली और दूसरी लाल, यहां लिख दें प्रथम काली व दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता, निकालने की प्रयत्ता बराबर, देखिए ध्यान दें इसमें भी वही काम करना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। प्रथम काली गेंद, तो प्रथम काली गेंद निकालने की प्रयत्ता आपकी है 5/9 और दूसरी लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता आपको पता है 4/9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 चौको 20/9 81। तो प्रथम काली गेंद हो और दूसरी लाल गेंद हो तो उसके निकालने की प्रयत्ता आपकी हो जाएगी 20/81। तीसरे पार्ट को देखते हैं, तीसरे पार्ट में देखो यहां पर थोड़ा इधर आ जाओ, यहां लिख देते हैं तीसरे पार्ट का हल।
तीसरे पार्ट में आपसे कहा गया है कि एक काली हो और दूसरी लाल हो। तो यहां पर देखो ध्यान दें, एक काली हो दूसरी लाल हो, यहां पर स्थितियां दो हो सकती हैं। देखिए कौन सी दो स्थितियां हो सकती हैं तीसरे पार्ट के लिए? एक काली हो दूसरी लाल हो, मतलब पहली वाली काली हो दूसरी वाली लाल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली लाल हो जाए दूसरी वाली काली हो जाए। तो यहां पर दो स्थितियां हो सकती हैं, यहां पर दो स्थितियां हो सकती हैं, एक काली और दूसरी लाल हो, लाल हो। कौन कौन सी दो स्थितियां हो सकती हैं? देखो नंबर ए, पहली स्थिति क्या हो सकती है? प्रथम काली, प्रथम काली व दूसरी, या द्वितीय लिख रहे हैं है ना, द्वितीय लाल, या ऐसा हो सकता है, या प्रथम लाल, प्रथम लाल व द्वितीय काली, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर देखिए इसके लिए क्या करोगे आप? प्रथम काली और द्वितीय लाल, मतलब प्रथम काली का मतलब कितना है? प्रथम काली होने की प्रयक्ता, काली होने की प्रयक्ता है कितनी? 5/9। दूसरी लाल हो, लाल होने की प्रयक्ता है कितनी? 4/9 प्लस प्रथम काली हो, तो प्रथम काली हो इसका मतलब इसकी प्रयक्ता हो जाएगी, प्रथम काली हो इसकी प्रयक्ता है 5/9, सॉरी प्रथम लाल हो, तो प्रथम लाल हो इसकी प्रयक्ता कितनी है? 4/9, और दूसरी वाली काली हो उसकी प्रयक्ता है 5/9। तो यहां हम लिख सकते हैं 5 चौको 20/81 प्लस इसी प्रकार 4 पंजे 20/81, और यहां पर 81 एलसीएम आ जाएगा, 20 20 40, आपको लिखना है 40/81। ठीक है, तो एक गेंद काली हो दूसरी वाली गेंद लाल हो, उसकी प्रयक्ता आपको लिखनी है कितनी? 40/81। ठीक है, यहां पर हमने बताया कि प्रथम काली और दूसरी लाल गेंद हो तो उसकी यहां दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति हो सकती है कि प्रथम काली हो दूसरी लाल हो, दूसरी स्थिति हो सकती है प्रथम, यहां पर स्थिति नंबर बी डाल दें, दूसरी स्थिति हो सकती है कि प्रथम लाल हो और द्वितीय काली हो। तो यहां पर दोनों स्थितियों को यहां पर हम जोड़ दें तो यहां पर हमें मिल जाएगा कि एक काली और दूसरी गेंद लाल हो, उसकी प्रयक्ता आपकी ज्ञात हो जाएगी कितनी? 40/81। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रयक्ताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रयक्ता ज्ञात करिए कि समस्या हल हो जाएगी। और दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है कि उनमें से तथ्यता एक समस्या हल कर लेता है, इसकी भी आपको प्रयक्ता ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखो हमें कुछ दिया गया है उसको समझना है और जो पूछा गया है उसको भी आपको समझना है। यहां पर विशेष समस्या को ए और बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रयक्ताएं दी गई हैं। यहां पर लिखें ए द्वारा हल करने की प्रयक्ता, समस्या हल करने की प्रयक्ता, समस्या हल करने की प्रयक्ता बराबर हमें दी गई है कितनी? 1/2 दी गई है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में 1/2। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम ए के द्वारा हल करने की प्रयक्ता तो इतनी है, अगर हम आपसे ये कहें कि ए के द्वारा हल ना करने की प्रयक्ता कितनी होगी तो कैसे निकालोगे? 1 - पी बराबर में 1 - 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, इसी प्रकार तो कोई दूसरी समस्या के बारे में, बी के द्वारा समस्या को हल करने की प्रयक्ता 1/3 दी गई है। तो यहां लिख दें बी के द्वारा समस्या हल करने की प्रयक्ता ये दी गई है कितनी? 1/3 दी गई है, बराबर में 1/3 लिखें। तो यहां लिख देते हैं पीबी बराबर 1/3। या हम ये कहें कि बी के द्वारा हल करने की प्रयक्ता 1/3 है, तो हल ना करने की कितनी हो जाएगी? हल ना करने की प्रयक्ता, हल ना करने की प्रयक्ता को कैसे लिखेंगे? पीबी डैश से लिखेंगे, और ये बराबर आपको लिखना होता है 1 - पीबी। ठीक है, और बराबर 1 - पीबी की वैल्यू है 1/3।
अब समस्या हल ना हो इसकी क्या प्रक्रिया है, मतलब ए के द्वारा भी समस्या हल ना हो, बी के द्वारा भी समस्या ना हल हो, तो उसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, यहां लिख दें समस्या हल ना हो इसकी प्रक्रिया। चलिए यहां से समझें, आपको सबसे पहले वाले पार्ट का आंसर देना है कि समस्या हल हो जाएगी उसकी क्या प्रक्रिया है। तो समस्या ना हल होने की पहले निकालेंगे, फिर एक में से घटा देंगे तो समस्या हल होने की प्रक्रिया ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर लिखना है समस्या हल ना हो इसकी क्या प्रक्रिया है, समस्या हल ना हो की प्रक्रिया बराबर कितनी लिखोगे, बराबर आपको लिखना है P, तो को ध्यान दें, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं P A डैश B डैश, बराबर में आपको लिखना है P A डैश इंटू P B डैश। चूंकि A डैश B डैश दोनों कैसी घटना है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए आपस में इनका दोनों का गुणा कर सकते हैं और ये आपकी दोनों के द्वारा ना हल होने की प्रक्रिया ज्ञात हो जाएगी। आपको लिखना है 1/2 गुणे में आपको यहां लिखना है कितना, ये 2/3, ठीक है ना, इसको लिखना है 2/3। तो यहां से 2 से 2 आप कैंसिल करोगे, 1/3 बचेगा। मतलब ए के द्वारा ना समस्या हल हो ना ही बी के द्वारा समस्या हल हो, उसकी प्रक्रिया 1/3। और अब आपको निकालना है समस्या हल हो जाएगी उसकी प्रक्रिया, यहां लिख दें समस्या हल हो जाएगी की प्रक्रिया बराबर क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां लिख दें 1 माइनस P A डैश B डैश, बराबर में 1 - 1/3, बराबर में क्या लिखना है 2/3। तो समस्या हल हो जाएगी उसकी प्रक्रिया कितनी हो गई, 1/3। एक बार फिर से समझें, सबसे पहले ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रक्रिया 1/2 प्रश्न में दी गई है, तो ना हल करने की प्रक्रिया कैसे निकालोगे, यहां लिख दें ए के द्वारा समस्या ना हल होने की प्रक्रिया बराबर P A डैश से डिनोट करेंगे और बराबर में 1 - PA बराबर 1 - 1/2 बराबर 1/2। इसी प्रकार बिल्कुल B के द्वारा समस्या हल करने की प्रक्रिया प्रश्न में 1/3 दी गई है, तो B के द्वारा ना हल करने की प्रक्रिया बराबर कैसे निकालोगे, PB डैश लिख दें और बराबर में 1 - PB लिख दें और बराबर में 2/3। इसके बाद समस्या हल ना हो इसकी क्या प्रक्रिया है, ए के द्वारा समस्या ना हल हो उसकी प्रक्रिया 1/2 है, बी के द्वारा समस्या ना हल हो उसकी प्रक्रिया 2/3 है। तो दोनों के द्वारा समस्या ना हल हो उसकी प्रक्रिया बराबर कितनी हो जाएगी, P A डैश इंटू P B डैश, बराबर में 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3। अब आपसे पूछा गया है कि समस्या हल हो जाएगी उसकी क्या प्रक्रिया है, तो ना हल होने की प्रक्रिया 1/3 है, तो हल हो जाएगी उसकी प्रक्रिया बराबर 1 माइनस ना हल होने की प्रक्रिया, मतलब P A डैश B डैश बराबर में 1 माइनस 1/3 लिखोगे बराबर में 2/3, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका ये सेकंड पार्ट है, इसको भी देखें। यहां पर सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, इसको हम रब कर देते हैं और सेकंड पार्ट का आंसर यहां, चलो इसको तो लिखा रहने दें, यहां आ जाओ। सेकंड पार्ट का आंसर हम आपको यहां बता देते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि समस्या, देखो उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या का हल कर लेता है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। सेकंड वाला पार्ट देखें तो इसमें देखो क्या हो सकता है, उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है, मतलब ए समस्या हल कर लेता है तो बी नहीं हल कर पाता है, या ऐसा हो सकता है कि बी समस्या हल कर ले तो ए ना कर पाए, ऐसा होता है। तो यहां पर दो कंडीशन बन जाएंगी, यहां लिख देते हैं उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है की प्रक्रिया बराबर यहां लिख दें ए के द्वारा हल करने की
हल करने तथा बी के द्वारा हल ना करने की प्रयत्ता प्लस बी के द्वारा, या ऐसे लिख दें एक ए के द्वारा हल ना करने की, ए के द्वारा हल ना करने की और तथा बी के द्वारा हल करने की प्रयत्ता बराबर। देखिए ध्यान दें, इसको ऐसे लिख दें पी ए इंटू में पी बी डैश, पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू में पी बी, इस प्रकार लिख दें। ठीक है, ए के द्वारा हल करने की प्रयत्ता और बी के द्वारा ना हल करने की प्रयत्ता प्लस ए के द्वारा ना हल करने की प्रयत्ता और बी के द्वारा हल करने की प्रयत्ता, इन दोनों को जोड़ दें। बस आपका समस्या उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेगा, उसकी प्रयत्ता ज्ञात हो जाएगी। तो पी ए की वैल्यू हमें प्रश्न में 1/2 दी गई है और पी बी डैश की वैल्यू यहां दी गई है, देखो कितनी 2/3 दी गई है और प्लस में पी ए डैश बराबर भी आपका ये दिया गया है कितना 1/2 दिया गया है और पी बी की वैल्यू हमें दी गई है 1/3 दी गई है। ठीक है, इसको हल कर लें तो ये हमें मिल जाएगा कितना 2/6 प्लस में 1/6 बराबर में 3/6 बराबर में 1/2। ठीक, तो उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेगा, उसकी प्रयत्ता हो जाएगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लिखा है ताश की 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं? देखो यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। एक घटना ई है, वो निकाला गया पत्ता हुक्म का हो, दूसरा एक घटना एफ है, वो है निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो यहां पर पहले ही वाले प्रश्न की बात करते हैं, 2 बाद में। एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 2 कलर होते हैं, लाल और काला। 26 पत्ते होते हैं काले कलर के और 26 पत्ते होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एक बात और समझें। अब जो काले पत्ते होते हैं उसमें भी 2 तरीके के पत्ते होते हैं, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी को होते हैं। और इसी प्रकार लाल जो रंग के पत्ते 26 होते हैं उसमें 13 पत्ते लाल कलर के होते हैं जो पान के होते हैं और 13 पत्ते लाल कलर के जो होते हैं वो ईंट के होते हैं। तो इस प्रकार से इनका बंटवारा होता है और हर कलर में या ये कहें हर सेट में एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है और 1 से लेकर के 10 तक की जो गिनती काउंटिंग वाली है उनके सारे पत्ते एक एक होते हैं। मतलब एक इक्का होता है, एक 2 और एक 3, एक 4, एक 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं। और इसके बाद गुलाम भी एक होता है, बेगम भी एक होता है और बादशाह भी एक होता है। इस तरीके से ये 13 पत्ते आपके होते हैं एक सेट में। तो ताश की 52 पत्तों की जो गड्डी है उसको अच्छी तरीके से, यहां लिखा है सुमिश्रित गड्डी से। सुमिश्रित गड्डी का मतलब ये नहीं है कि बादशाह चारों एक साथ रखे हों, बेगम इकट्ठी रखी हो, ऐसा नहीं। इसको अच्छी तरीके से मिला दिया गया है आपस में इस तरीके से कि कोई पत्ता इधर का उधर सारे पत्ते हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, उसमें से रैंडम एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक पत्ता उसमें से निकाल लिया जाता है। और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। मतलब ई घटना और एफ घटना इस प्रकार से है कि ई घटना निकाला गया पत्ता हुक्म का है और एफ घटना है वो निकाला गया पत्ता इक्का है। तो यहां पर ई और एफ आपको स्वतंत्र दिखानी है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, किन दशाओं में स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए आपको समझना है कि अगर ई घटना और एफ घटना स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो आपको हमने एक कंडीशन बताई है कि स्वतंत्र घटनाएं तभी हो सकती हैं जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में आ जाए पीई इंटू में पी एफ। इसकी वैल्यू अगर इतनी आ जाए, कितनी, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रयक्ता है उसकी वैल्यू काई के बराबर आ जाए, प्रयक्ता ई की प्रयक्ता इंटू में एफ की प्रयक्ता के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो हम कहेंगे कि ई और एफ दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं।
तो यहां पर आपको समझना है, सबसे पहले पार्ट का हल देखें, नंबर 1। यहां पर क्या लिखा है, ई क्या है, एक घटना है जो कि उसमें लिखा है निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, हुकुम का है। देखिए हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हमने बताया हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, और उन 13 पत्तों में से एक पत्ता जब निकलेगा तो निश्चित रूप से वो अनुकूल स्थिति होगी। मतलब हुकुम के पत्ते को निकालने की क्या प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया हो जाएगी 13 अनुकूल स्थितियां, और टोटल स्थितियां कितनी है, 52 पत्तों की गड्डी है टोटल, उसमें 13 हुकुम के पत्ते हैं। तो हुकुम के पत्ते को निकालने की प्रक्रिया हो जाएगी 13/52, मतलब 13 एकम 13 और 13 चौको 52, मतलब 1/4। इसी प्रकार कोई घटना जो एफ है वो क्या है, घटना एफ है, उसमें लिखा है निकाला गया पत्ता इक्का हो, यहां लिख दें निकाला गया पत्ता इक्का हो। तो निकाला गया पत्ता अगर इक्का है तो आपको पता ही है कि इक्का कितने होते हैं, इक्का 4 होते हैं, पूरी गड्डी में 4 इक्के होते हैं, और इस 4 इक्कों में से कोई अगर एक इक्का निकलेगा तो उसकी प्रक्रिया देखो, ध्यान दें, इक्का निकालने की प्रक्रिया, मतलब पी एफ बराबर आपको लिखना है 4 इक्कों में से एक इक्का अगर निकल आए तो वो निश्चित रूप से इक्का ही निकलेगा। तो अनुकूल स्थिति 4 हो गई, और कुल स्थितियां कितनी हैं, 52 पत्तों की गड्डी में से इसको हमने निकाला है। एक इक्का को निकालने की प्रक्रिया 4/52 हो जाएगी, इसको लिख दें 1/13। ठीक है। अब देखिए एक बात और समझनी है कि यहां पर ई घटना और एफ घटना की जो इंटरसेक्शन हमें निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, 13 पत्तों का पूरा हुकुम का जो सेट होता है उसमें एक हुकुम का भी इक्का होगा। ठीक है, तो एक हुकुम का इक्का होगा, इसका मतलब इसमें ई में भी वो हुकुम का इक्का है, और इसमें एफ वाला जो इक्का निकाला है वो भी हुकुम का हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो केवल और केवल एक होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आपको लिखना है 1/52 में कितना, 1/52। ठीक, तो ओवरनेस्ट अभी आप दोनों में मिला के जो एक मिलेगा उस एक अनुकूल स्थिति हो जाएगी, और टोटल स्थिति कितनी हो जाएगी, 52। तो 1/52 ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हो गई। यहां देखते हैं अब इसका मान, ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोबेबिलिटी निकली है वो प्रोबेबिलिटी काय के बराबर आनी चाहिए, पीई इंटू पी एफ के बराबर आनी चाहिए। पीई इंटू पी एफ की वैल्यू हम पहले निकालें, यदि ये बराबर आती है तो लिख देंगे कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पीई बराबर देखो हमने निकाला है 1/4, इंटू में पी एफ हमने निकाला है कितना, 1/13, मतलब 13 है, और बराबर में 1/13 चौको कितना होता है, 52। तो ये देखिए 1/52 ये भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पीई इंटू पी एफ, और इन दोनों का गुणनफल बराबर हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर। तो यहां पर हमें सीधा सीधा ये दिख रहा है कि अतः आपको लिखनी है ई और एफ दोनों कैसी घटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, क्लियर। यही सब कुछ आपको दूसरे वाले पार्ट में करना है, यही तीसरे वाले पार्ट में करना है। ये आपको बिल्कुल शायद समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले पार्ट का हल। इसको रब कर दें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले पार्ट का हल। देखें देखो दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट देखें। ई घटना क्या है, निकाला गया पत्ता काले रंग का हो। ई घटना यहां लिख दें, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो अगर निकाला गया पत्ता काले रंग का है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, तो काले रंग के हमने बताया आपको कितने पत्ते होते हैं, 26 पत्ते हुकुम के काले होते हैं, 26 पत्ते चिड़ी के काले होते हैं। तो सॉरी 13 पत्ते हुकुम के काले होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के काले होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 26 पत्ते होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी, काले रंग के पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी 26/52 लिखनी है,
मतलब 1/2 लिखना है। तो यहां दूसरी घटना है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो, ये घटना है एफ, यहां लिख दें एफ, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो, एक बादशाह हो। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा, देखो निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो तो गड्डी में टोटल 4 बादशाह होते हैं और पत्तों की संख्या 52 होती है, 4/52 लिखना है। यहां 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 चौको 52 मतलब 1/13 आएगा। अब हमें यह निकालना है कि ई और एफ की जो इंटरसेक्शन है वो कितना है। ई और एफ, घटना ई और घटना एफ का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है। तो कोई यहां पर निकाले गए पत्ते काले रंग का है, तो काले रंग का पत्ता है उसमें निश्चित रूप से 26 पत्ते होंगे, उसमें 2 बादशाह काले रंग के होंगे, 2 बादशाह, एक चिड़ी का और एक हुकुम का, दोनों बादशाह काले रंग के होंगे। और यहां पर प्रश्न में पूछा गया है निकाला गया पत्ता एक बादशाह हो, इसका मतलब ये बादशाह काले रंग के बादशाह हैं, वो आपके कॉमन है दोनों घटनाओं में। हम यहां पर उस घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ है, वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 में, देखो ध्यान दें, 2 पत्ते जो काले रंग के हैं और बादशाह भी हैं, तो 2 में आपको लिखना है 52 और 2/52 बराबर 1/26 लिखना है। ठीक है, तो अब आप वही पुरानी वाली प्रोसेस करेंगे, कौन सी? PE इंटू PF, मतलब एफ घटना और ई घटना दोनों के घटने की जो प्रायिकताएं हैं उनका गुणनफल। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आता है तो लिखेंगे घटना ई और एफ दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो P इंटू पी एफ, यहां पर देखिए PE की वैल्यू है 1/2 और PF की वैल्यू है कितनी? PF की वैल्यू है 1/13 और ये आपके पास हो जाएगा 1/13 दूनी 26 और ये 1/26 का मतलब है सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों का गुणनफल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी के बराबर ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर प्राप्त होता है। अतः हमें यहां लिखना है अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर? तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं? कंडीशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता है उसका मान ई की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर हो। तो हम यहां लिख देते हैं ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट आपका और अभी बचा हुआ है, थर्ड पार्ट, इसको भी देखें। इसको हम रब कर देते हैं और अब आपको देखना है तीसरे वाले पार्ट का आंसर। यहां तीसरे वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, आप देखते हैं तीसरे पार्ट का हल। यहां पर तीसरा पार्ट में हमसे पूछा गया है ई निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम हो। तो आपको पता ही है 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, तो कुल मिला के 8 पत्ते हैं। 8 पत्तों में से एक पत्ता अगर खींचा जाए तो एक बादशाह या एक बेगम ही निश्चित रूप से आएगा। यहां लिख दें तीसरे पार्ट का हल देख लें। यहां पर कुल 4 बेगम, 4 बेगम कुल हटा दें यहां से, यहां लिख दें 4 बेगम व 4 बादशाह, कुल 8, कुल 8 पत्तों में से, कुल 8 पत्तों में से एक बेगम या एक बादशाह, एक बादशाह निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता। इसको यहां पर घटना क्या दे है? एक बेगम या एक बादशाह निकालने की घटना क्या है? ई है। तो यहां पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, यहां पर कुल हमने बताया 4 बेगम और 4 बादशाह, कुल मिला के 8 पत्ते होंगे, तो वो अनुकूल स्थितियां 8 हो जाएंगी और कुल टोटल मिला के 52 पत्तों की गड्डी है। तो आपको लिखना है 8/52 और 8/52 बराबर 4 दूनी 8 और यहां पर 13 चौको 52 मानी 13 बार 2/13 आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी कोई घटना एफ है, यहां पर एफ घटना क्या है? एफ बराबर है निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम हो।
यहां पर f बराबर लिख दें निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता एक बेगम, एक बेगम या गुलाम है, या गुलाम है। निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है, तब यहां पर भी वही बिल्कुल कंडीशन है, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होते हैं, तो कुल मिला के 8 पत्ते हो जाएंगे। तब एफ घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपकी बिल्कुल सेम 8/52 ही आएगी। 8/52 मानी देखो 8 पत्ते हो गए ना, 4 बेगम और 4 गुलाम, तो फेवरेट केस 8 हो गए और टोटल 52, तो 8/52 बराबर भी आपको वही लिखना है 2/13। तो यहां पर अब आपको देखना है कि इनमें दोनों से ई और एफ में जो उभयनिष्ठ है वो क्या है। देखो 4 बेगम यहां भी हैं, 4 बेगम यहां भी हैं, और 4 बेगम हैं, और यहां भी देखिए 4 बेगम है ना। 4 बेगम दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि 4 बेगम हैं वो उभयनिष्ठ हैं, और 4 बटे कुल टोटल 52, तो 4/52 लिखना है। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 4/52, या 4/52 बराबर आपको लिखना है 13 चौको 52, मतलब 1/13। अब यहां पर समझे बहुत ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इन दोनों का गुणनफल अगर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए तो लिख देंगे ई और एफ स्वतंत्र घटना है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दिया गया है 2/13 है, इनटू में प्रोबेबिलिटी एफ की वैल्यू यहां पर दी गई है कितनी, ये भी है वही 2/13, तो बराबर में ये हो जाएगा 4/13 का 13 में मल्टीपल 169। तो ये तो देखो इसके बराबर नहीं है, ये तो 1/13 है, तो आपको लिखना है चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो अतः आपको लिखना है अतः ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, नहीं हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15वां का हल। ठीक, इसके बाद अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। छात्रावास में टोटल जो विद्यार्थी हैं उसमें से 60% तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी का पढ़ते हैं, और 20% ऐसे हैं जो हिंदी भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। पहले प्रश्न में पूछा गया है प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह न तो हिंदी का अखबार और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने होने वाले की प्रायिकता क्या होगी, यह भी बताना है। और साथ साथ एक तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने वाली होने की क्या प्रायिकता होगी। ये आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पर एकदम सिंपल सी बात है। प्रश्न में सबसे पहले हमें दिया गया है कि छात्र हिंदी पढ़ता है, उसकी 60% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी पढ़ते हैं और 20% दोनों हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो हिंदी पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको हम H से डिनोट कर दें। देखो ध्यान दें, घटना H, H मानी हिंदी, इसलिए H को इसको लिख दिया। घटना H हिंदी पढ़ने वाली, और घटना लिख दें इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी के लिए ई लिख दें, अंग्रेजी पढ़ने वाले। ठीक, ध्यान से समझें। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हिंदी जो पढ़ते हैं वो हैं हिंदी पढ़ने वाले कितने, 40 हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी, 60 हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 60% लिखें, और 60% का मतलब आपको पता ही है 60/100 लिख दें, और यहां पर हम लिख देंगे 1 0 कैंसिल करेंगे, 0.6 लिख दें। ठीक, हिंदी जो पढ़ते हैं उनकी प्रायिकता है कितनी, 0.6,
और जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनकी प्रयक्ता कैसे निकालोगे, ये है हमारे पास 40%, और 40% को लिख सकते हैं 40/100 बराबर में 0.4 लिख दें। और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो EH इंटरसेक्शन E लिख दें, और उसकी प्रयक्ता बराबर दी गई है 20% है वो, और वो बराबर कैसे लिखोगे 20/100 बराबर में 0.2 लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले ए पार्ट देखें। यहां पर हमें ये निकालना है, प्रयक्ता ज्ञात करिए कि वह न तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो छात्रा या तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती है या इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ती है। तो यहां लिख लें छात्रा कम से कम एक अखबार पढ़ती है की प्रयक्ता बराबर क्या लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, कम से कम एक पढ़ती है, मतलब यहां पर हमें हिंदी और इंग्लिश का यूनियन करके हमें लिखना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है। ठीक, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में से कोई ना कोई एक अवश्य पढ़ती है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E की वैल्यू हमसे पूछी गई है यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हमें पता है, इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, PH प्लस PE और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E की वैल्यू हम यहां पर मान रख दें, बस हमें यूनियन की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब PH और PH बराबर देखो कितना है 0.6 लिख दें, प्लस PE की वैल्यू है 0.4 लिख दें, और यहां पर माइनस यहां पर है 0.2 लिख दें। तो यहां इन दोनों को जोड़ देना है, 6 4 10 मानी 1 आ जाएगा, और माइनस में 0.2 इसको घटा दें तो ये बच रहेगा 0.8। ठीक, तो ये इस बात की प्रयक्ता ज्ञात हो गई कि कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ती है। अब यहां पर प्रश्न में यह पूछा गया है कि ना तो वो हिंदी का पढ़ती है ना इंग्लिश का पढ़ती है, तो यहां पर आपको लिखना है कि ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है की प्रयक्ता बराबर क्या लिखना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, और बराबर में देखो 1 माइनस इसको लिख दें कितना, ये 0.8, और इसको घटाएंगे एक में से 0.8 घटाएंगे तो 0.2 मिलेगा। ठीक, तो अगर इसको हम प्रतिशत में निकालना चाहें तो यहां लिख दें 0.2 गुणा 100 लिख दें, बराबर में लिख दें यहां पर कितना 20%। 20% इसकी प्रयक्ता ये हो जाएगी कि न तो वो हिंदी पढ़ती है और ना ही वो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 20%। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर देखो दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरे वाले पार्ट को देखें। तो यहां बी पार्ट का हल देखते हैं। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की क्या प्रयक्ता है, मतलब अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रयक्ता आपसे पूछी गई है। देखो ध्यान दें, अंग्रेजी का अखबार मतलब इंग्लिश वाला अखबार पढ़ती है, जबकि वह हिंदी का अखबार भी पढ़ती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपसे पूछा गया है। यहां पर हमसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछी गई है, मतलब इंग्लिश पढ़ने होने वाली की प्रयक्ता क्या होगी जबकि वह हिंदी का भी अखबार पढ़ सकती है। तो यहां पर इसकी वैल्यू आपको पहले ही से पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H और डिवाइडेड बाय PH। यहां पर हमें ये सारी वैल्यू दी गई हैं। इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन H की जो प्रोबेबिलिटी है वो दी गई है 0.2, और अपॉन में PH की वैल्यू दी गई है 0.6, और ये बराबर हो जाएगी 2/6 मानी 1/3। और अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो यहां 100 का मल्टीपल कर दें तो 100/3 बराबर में आपको लिखना है 33.33%। ठीक है, और इसी के अनुरूप बिल्कुल आपका सी वाला पार्ट है, इसमें लिखा है कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है
तो उसके हिंदी के अखबार पढ़ने वाली होने की क्या प्रयोक्ता है? तो हिंदी के अखबार पढ़ने वाले होने की प्रयोक्ता पूछी गई है, जबकि वह इंग्लिश का भी अखबार पढ़ती है। तो आपसे यह पूछा गया है H/E की प्रोबेबिलिटी बताइए। बराबर में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय PE। ठीक है, तो बस यहां पर H इंटरसेक्शन E की वैल्यू जो है वो यहां से रख देते हैं 0.2, और ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E की वैल्यू जो है वो रख देते हैं 0.4, और इसका भी आंसर आपको मिलेगा 2/4। और इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर ये 25 और 25 दूनी यहां पर 50, यहां पर आपको लिखना है 50% इसकी प्रयोक्ता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे आपके दो प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, विकल्प में दिए गए हैं छोटे छोटे प्रश्न, इनको आप स्वयं खुद कर लें। और इसके बाद आज यही हम खत्म करेंगे इस वीडियो को। आगे वाली वीडियो में आपको ब्रिज थ्योरम, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है, जिससे कि आपको परीक्षा में निश्चित रूप से 5 नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।